दोस्तों, श्याम क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं सुरेश कुमार। और दोस्तों, आपको मालूम है आपके चले हैं सेल, और सेल में आपके प्राइमरी सेल चल रहे हैं, और प्राइमरी सेल में लगभग आपके 5 प्रकार के जुड़ चुके हैं। आज आपको बताएंगे छठा प्रकार, यानी आज आपके प्राइमरी सेल के 2 प्रकार बच गए हैं। एक तो बच गया सिल्वर ऑक्साइड सेल, एक बच गया लिथियम सेल। एक तो ये दोनों सेल क्लियर करेंगे। इसके बाद में प्राइमरी सेल में क्या दोष होता है, क्या इनका निवारण है, सभी चीज़ें ये भी क्लियर करेंगे। दोस्तों, ये क्लास आप लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि इस क्लास में आपको कुछ ना कुछ पक्का ज़रूर आज नया सीखने को ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपने लिथियम सेल का नाम बहुत कम लोगों ने सुना है, क्योंकि आपकी आईटी की बुक में आप पढ़ते हो तो उन बुकों में मेरे हिसाब से ये सेल नहीं है। लेकिन पिछली बार कंपटीशन में काफ़ी बार क्वेश्चन आए थे आपके टेक्निकल हेल्पर में, हर पेपर में एक क्वेश्चन पूछा गया था इस सेल में से। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत अहम है, तो इसको लास्ट तक देखना। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। तो अब ज़्यादा समय खराब न करते हैं, मेन पॉइंट पे आते हैं। और आपका नेक्स्ट प्रकार सेल का छठा प्रकार आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल। तो दोस्तों, यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको है, तो छठा प्रकार है सिल्वर ऑक्साइड सेल। सिल्वर ऑक्साइड सिल्वर ऑक्साइड सेल। अब दोस्तों, सिल्वर ऑक्साइड सेल है, तो सबसे पहले दोस्तों इन चीज़ों को क्लियर करने से पहले आपको मैंने एक चीज़ बताई थी कि सेल प्राइमरी में आप एक, यानी आपका प्राइमरी सेल का एक प्रकार का सेल है लिथियम सेल। उसके अलावा कोई सा भी सेल आए उसका कैथोड हमेशा जिंक का आएगा। आपके पहले वाले 5 सेल थे, उनमें सभी का कैथोड किसका था? जिंक का। छठवें का भी जिंक का आया, ये भी जिंक का आएगा इसका कैथोड। एक लिथियम सेल के अलावा आपका वोल्टेज सेल था, उसमें क्या था, वो आंतरिक चार्ज के आधार पर बता रहे थे। वैसे बाहरी चार्ज, बाहरी विधि के आधार पर वो क्या था आपका दूसरा था, उसका कैथोड दूसरा बना था। लेकिन आंतरिक चार्ज के आधार पर वो किसका था? वो जिंक का था। तो अब इसमें देखो एनोड कैथोड, यानी सबसे पहले सेल का नाम आते ही आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल है, तो इसका पूछेगा एनोड किसका बना होता है और कैथोड किसका बना होता है। तो देखो एनोड और कैथोड, एनोड और कैथोड। तो दोस्तों देखो, एनोड कैथोड में सबसे पहले बात करें, अब इसके नाम के ऊपर डिपेंड कर रहा है सिल्वर ऑक्साइड सेल। यानी आपको ये तो मालूम है कि आपका कैथोड तो जिंक का है, प्राइमरी सेल का नाम आते हैं कैथोड जिंक का। ये आप दिमाग में क्लियर बिठा लो कि जिंक का आएगा ओनली लिथियम सेल को छोड़ के। प्राइमरी सेल में सभी किसके आएंगे? जिंक के आएंगे। अब बात करें एनोड की, तो इसका एनोड किसका बनाता है? तो नाम देखो सिल्वर ऑक्साइड सेल, तो इसका एनोड सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है। यानी कुल मिला के एनोड सिल्वर ऑक्साइड का बना होता है, सिल्वर ऑक्साइड। तो मेरे हिसाब से इस सेल में तो नाम पर देख लो एनोड सिल्वर ऑक्साइड। क्यों? क्योंकि सेल का नाम है सिल्वर ऑक्साइड सेल। कैथोड आपको मालूम जिंक का आएगा। ये 2 चीज़ें क्लियर होने के बाद मैं आगे आपको बता दूं कि इसका इलेक्ट्रोलाइट, तो इसका इलेक्ट्रोलाइट आता है इलेक्ट्रोलाइट, यानी ये आता है KOH। और आप लोग अच्छे से जानते होंगे कि KOH क्या होता है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो दोस्तों, यहाँ तक ये 3 चीज़ें आपकी क्लियर हो चुकी है। दोस्तों, इन्हीं चीज़ों में से आपको क्वेश्चन पूछेगा सेल में, कोई बाहर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। क्वेश्चन नहीं पूछता एनोड किसका बनाता है, कैथोड किसका बनाता है, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इसकी वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है, दोष क्या होता है, निवारण क्या होता है, ये चीज़ें पूछा जाता है। और आपको हर चीज़ें बता रहे हैं कि कौन सी चीज़ क्या होगी। अब बात करें इसकी धारा और वोल्टेज क्या होती है, तो वोल्टेज यानी आपका सिल्वर ऑक्साइड सेल की वोल्टेज क्या होती है और धारा क्या होती है। तो दोस्तों बताओ इसकी वोल्टेज कितनी है? दोस्तों इसकी वोल्टेज 1.5 वोल्ट होती है। बात करें धारा की दोस्तों, तो इसकी धारा की क्षमता होती है 8 एम्पियर घंटा। हो गया दोस्तों, यहाँ तक मेरे हिसाब से आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है। तो ये इतनी चीज़ें हैं
कि एनोड, कैथोड, इलेक्ट्रोलाइट, वोल्टेज, धारा। अब इसके दोष निवारण है जो आपको एक साथ कराएंगे पूरे सेलों की, यानी इसमें आपके दो दोष आते वो दोनों क्लियर आने। तो इस प्रकार आपका सेलर ऑक्साइड सेल ये इतना ही था मेरे हिसाब से। इसमें आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है दोस्तों, आराम से स्क्रीनशॉट ले लो और फिर आसानी से आप नोट्स बना सकते हो। मेरे हिसाब से किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है दोस्तों। यानी मेरे हिसाब से आगे से आपको सेल वाले लेसन में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। अगर दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत आती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम उस चीज़ का आपके लिए सॉल्यूशन लेकर आए। अब मोस्ट इम्पोर्टेंट, ये सेल आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि एग्जाम की दृष्टि से आजकल किसी भी प्रकार की कंपनी से एग्जाम ले लो, आपकी मैं टेक्निकल हेल्पर के बारे में बताता हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो पिछली बार के टेक्निकल हेल्पर के पेपर उठा के देख लेना। हर पेपर में आपको 1 या 2 क्वेश्चन मिलेंगे, पक्का मिलेंगे। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं लिथियम सेल। तो दोस्तों आज ये चीज़ क्लियर करो, बहुत ही मैंने आपको बताया था ना कि आपको वीडियो को लास्ट तक जरूर दिखाओ, क्योंकि आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिलेगा। तो आज आपको ये एक सेल नया मेरे हिसाब से देखने को मिलेगा। तो अब आपका 7वां सेल आ गया लिथियम सेल। लिथियम सेल दोस्तों, लिथियम सेल का एक नाम और है, और इसका एक नाम क्या है, यानी इसका दूसरा नाम है लिथियम कार्बन सेल। अब इसमें कार्बन क्यों दे रहा है, इसके पीछे भी दोस्तों लॉजिक है। लिथियम कार्बन सेल जो अभी मैं आपको आसानी से करवा दूंगा कि क्या लॉजिक है। इसके दूसरे नाम में लिथियम कार्बन सेल क्यों दिया, पहले लिथियम सेल ही था। अब बात करें मेन पॉइंट पे, एनोड क्या बना होता है, कैथोड किसका बना होता है, वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है, ये चीजें पूछे थे। और इलेक्ट्रोलाइट, तो एनोड कैथोड दोस्तों आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था जब प्राइमरी सेल पढ़ाए थे कि एक लिथियम सेल है जिसका कैथोड अदर का बना होता है, यानी जस्ते का नहीं आएगा, और सभी के कैथोड जिंक के आते हैं प्राइमरी सेल में। सेकेंडरी सेल की अलग बात करेंगे हम। तो एनोड कैथोड आ गया, फिर एनोड कैथोड के बाद बचेंगे इसकी वोल्टेज, धारा, यानी इसकी नॉर्मल वोल्टेज क्या होती है, धारा क्या होती है। तो इतनी चीज़ें अभी आपको, ये तो मोस्टली चीज़ें है। इसके अलावा इनमें क्या पूछता है, वोल्टेज धारा की, वोल्टेज धारा के अलावा पूछता है इसकी समयावधि, यानी कितना टाइम होता है, यानी समयावधि यानी सेल्फ टाइम, सेल्फ। अब ये 5 चीज़ें होगी, 5 चीज़ों का लगा है। इसका कार्यकारी तापमान कितना होता है, ये चीज़ें पूछ सकता है, कार्यकारी तापमान। इसके अलावा और क्या पूछ सकता है, तो दोस्तों इसके अलावा मेरे हिसाब से इसमें और किसी प्रकार की चीज़ें पूछनी है। हाँ, अगर इसमें पूछना चाहिए तो अगला पूछ सकता है कि इसकी क्षमता क्या होती है, तो उसको दोस्तों आपको इसकी क्षमता भी पूछ सकता है दोस्तों। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 चीज़ें हो रही है, लगभग और सेल में 5 चीज़ें थी लेकिन इसमें 7 हो रही है, लेकिन 2 चीज़ें अलग है। तो ये मेरे हिसाब से सेल भी अलग आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें देखना एनोड, अब नाम मैंने आपको बताया इसमें क्या लॉजिक है। नाम में लॉजिक इसीलिए इसको लिथियम कार्बन सेल इसीलिए बोलते हैं कि इसका एनोड कार्बन का बना होता है, इसीलिए इसको क्या नाम दे दिया, लिथियम कार्बन सेल। कुल मिला के इसका एनोड कार्बन का होने के कारण इसको लिथियम कार्बन सेल कहते हैं। बात करें कैथोड की, तो दोस्तों इसका कैथोड किसका बना होता है, तो नाम पर ये डिपेंड कर रहा है, लिथियम। लिथियम यानी इसका कैथोड लिथियम का बना होता है। तो दोस्तों इसमें भी आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, इसका दोनों नाम याद रखना, लिथियम सेल या लिथियम कार्बन सेल। लिथियम क्या होता है, कैथोड होता है, और कार्बन आगे दे रहा है लिथियम कार्बन सेल, तो कार्बन इसका एनोड होता है। तो एनोड कार्बन का बना होता है, कैथोड लिथियम का बना होता है। बात करें इसकी वोल्टेज, दोस्तों ये प्राइमरी सेल है लेकिन ध्यान रखना इसकी वोल्टेज आपके सेकेंडरी सेल, यानी वो प्राइमरी सेल में सबसे ज़्यादा वोल्टेज इसकी होती है, लगभग आपकी सेकेंडरी सेलों में भी कुछ सेल है जिनकी वोल्टेज इससे भी कम होती है, तो इसकी वोल्टेज इनसे भी ज़्यादा होती है। तो दोस्तों बात करें इसकी वोल्टेज की, तो इसकी वोल्टेज होती है 2.5 से 3.6 वोल्टेज तक इसकी वोल्टेज सप्लाई होती है। 2.5 वोल्टेज से 3.6 वोल्ट तक इसकी वोल्टेज
नॉर्मलाइजिंग वोल्टेज होती है, यानी नॉर्मल वोल्टेज क्या होती है, ये चीज़ लिख लो आप लोग लिख लो कि नॉर्मल वोल्टेज आपकी लिथियम सेल क्या होती है, 2.5 से लेके 3.6 तक इसकी नॉर्मल वोल्टेज होती है। बात करें दोस्तों इसकी धारा की, तो दोस्तों इसकी धारा कितनी होती है और किस प्रकार होती है, तो दोस्तों इसकी धारा अलग से होती है, यानी लगभग, अब वोल्टेज पर देख लो आप, यानी इसकी वोल्टेज के अनुसार धारा होनी चाहिए, तो इसकी धारा भी थोड़ी हाई होती है, यानी लगभग इसकी धारा की बात करें तो दोस्तों इसकी धारा होती है, धारा की बात करें दोस्तों तो इसकी धारा होती है लगभग 12 एम्पियर घंटा। ठीक है दोस्तों, इतनी चीज़ें होने के बाद में इसका सेल्फ टाइम बात करें तो दोस्तों इसका कार्यकारी टाइम भी बहुत अधिक होता है, लगभग 10 वर्ष, और अदर सेलों से बहुत ज़्यादा। अदर सेल 1-1.5 साल इतनी थी, लेकिन इसकी कार्यकारी आयु लगभग 10 वर्ष होती है। तो दोस्तों कुछ ना कुछ नया सीखने को जरूर मिला है। इसके बाद में बात करें कार्यकारी तापमान, तो दोस्तों इसका कार्यकारी तापमान होता है 50 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 75 डिग्री सेंटीग्रेड तक ये आपका सेल कार्य करता है। बात करें इसकी क्षमता की, तो दोस्तों आपका ये सेल होता है, ये लगभग 350 वाट प्रति किलोग्राम इसकी क्षमता होती है। ये चीज़ें बहुत कम पूछी जाती है, मोस्टली ये चीज़ें ही इनमें आपके सेलों में ये 3, 4, 5 ये इतनी चीज़ें पूछी जाती है। मेरे हिसाब से दोस्तों आपके प्राइमरी सेल का लिथियम सेल सबसे मोस्ट पॉइंट था, ये क्लियर हो चुका है। इसके अलावा बात करें आपके लगभग प्राइमरी सेल के 7 प्रकार थे, 7 प्रकार क्लियर हो चुके हैं। इनमें मेरे हिसाब से दोस्तों आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत है तो आप हमें ज़रूर बताइए, उनका हम सॉल्यूशन निकालेंगे। तो ये आपके प्राइमरी सेल क्लियर हो चुके हैं। अब आपको बताएंगे दोस्तों इन दोषों को भी आप अच्छे से देखना, फटा भी होगा, लेकिन आज थोड़ा आपको अच्छे से समझ में आएगा दोस्तों। तो दोस्तों अब आप जानते होंगे कि आपके प्राइमरी सेल में क्या क्या दोष होते हैं, जानते हैं तो ख्याल भी आ रहा होगा कि प्राइमरी सेल में 2 दोष होते हैं, एक तो स्थानीय क्रिया दोष और एक ध्रुवाच्छादन दोष। तो पॉइंट बाय मेन पॉइंट पे प्राइमरी सेल के दोष, प्राइमरी सेल के दोष। दोस्तों ये क्लास आपकी लगभग सेल कंप्लीट होने वाला है, 1-2 रोज में हो जाएगा। आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि नेक्स्ट लेसन कौन सा ले, आप बताओगे वही लेसन लेने की कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपकी लगभग थ्योरी पूरी क्लियर करनी है। तो अब चले आपके प्राइमरी सेल के दोष, तो इसमें 2 दोष होते हैं, एक तो स्थानीय क्रिया दोष, स्थानीय क्रिया दोष। ठीक है दोस्तों, स्थानीय क्रिया दोष को क्या कहते हैं, लोकल एक्शन, यानी कहते हैं नोकल, तो नोकल एक्शन। बात करें दूसरा आपका ध्रुवाच्छादन दोष, जिसको ध्रुवण दोष भी कहते हैं। ध्रुवाच्छादन दोष यानी ध्रुवण, ये इसके दोष है दोस्तों, 2 दोष है। अब दोस्तों ये दोष होते कब है, किस प्रकार क्या होते हैं, तो आपके दोनों दोष अलग अलग है, स्थानीय दोष और ध्रुवाच्छादन दोष। स्थानीय दोष क्या होता है, ये नो लोड पर होता है, और ध्रुवाच्छादन दोष हमेशा लोड पे दे, यानी दोनों एक साथ कराएंगे, किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। यानी आपका स्थानीय दोष क्या होगा, नो लोड, यानी नो लोड, और ये क्या होता है, लोड पर, लोड दोष, नो लोड और लोड दोष। ठीक दोस्तों, ये क्या है, नो लोड दोष। ये पहली चीज आपकी क्लियर हो चुकी है मेरे हिसाब से, यानी ये नो लोड पे होता है, ये आपका लोड पे होता है। बात करें ये किस कारण होता है और क्या होता है, यानी आपका स्थानीय क्रिया दोष किस प्रकार होता है, तो ये क्या होता है, आपका हाइड्रोक्साइड के बुलबुले
छोटे छोटे सेल बनाता है। यानी आपका हाइड्रो स्थानीय क्रिया दोष में आपके हाइड्रो ऑक्साइड के बुलबुले होते हैं जो क्या कहते हैं छोटे छोटे सेल बनाते हैं, जो क्या करेंगे कैथोड के पेंदे में जाके एकत्रित हो जाते हैं, और पेंदे में एकत्रित होंगे तो आपका जिंक खराब हो जाता है। और जिंक किस कारण खराब हो जाता है? क्योंकि जिंक एक मिश्र धातु है, और वह मिश्र धातु होने के कारण ही क्या हो जाती है, खराब हो जाती है। क्योंकि जस्ता कभी भी शुद्ध नहीं होता है, उसका भी मिश्र होता है। और जस्ता किसका मिश्र होता है? जस्ता होता है आपका लोहा कार्बन प्लस शीशे का। तो इसका मेन कारण यही है कि आपका जस्ता अशुद्ध है, तो अशुद्ध होने के कारण ही आपका स्थानीय क्रिया दोष इसके ऊपर लागू होता है। तो ये क्यों होता है? हाइड्रो ऑक्साइड के बुलबुले लो आप लिख लो, हाइड्रो ऑक्साइड के बुलबुले पेंदे में एकत्रित हो जाते हैं। यानी हाइड्रोक्साइड के बुलबुले छोटे छोटे सेल बनाते हैं। पेंदे में तो क्या करेंगे छोटे छोटे सेल बनाएंगे, छोटे छोटे सेल बनाते हैं। ये चीज़ क्लियर हो गई। अब किस प्रकार, यानी क्या कर देंगे आपके कि ये तल छिट में, यानी आपके पेंदे में जाएंगे और पेंदे में जाके क्या करेंगे, यानी ये तल छट के रूप में पेंदे में जिंक वाला सिरा खराब हो जाता है। तल छट के पेंदे में, तल छट के रूप में पेंदे में जस्ता खराब हो जाता है। ठीक है दोस्तों, यानी में हाइड्रोक्साइड के बुलबुले छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, बुलबुले छोटे छोटे सेल बन जाते हैं, और तल छट के रूप में पेंदे में जस्ता खराब हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि जस्ता क्या होता है, ये एक शुद्ध धातु नहीं होती है। कारण पूछिए कि ये किस कारण होता है ये दोष, तो इसमें लिख देना जस्ता शुद्ध धातु नहीं होती है, इसी कारण ये हो जाता है। पूछे जस्ता की किसका मिश्र धातु है, मिश्रण, यानी ये मिश्रण किसका है, तो लोहा प्लस कार्बन प्लस शीशा। तो इसका मिश्रण आपका क्या होता है, जस्ता इसका मिश्रण होता है। अब ये जस्ता इसका मिश्रण होता है। अब इस दोष तो हो गया, अब इस दोष का निवारण क्या है, तो इसका निवारण है कि जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना। निवारण दिखाई दे रहा है दोस्तों, हाँ तो इधर लिख दूँ निवारण जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना, यानी इसका दोष का ये निवारण है कि जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना। अब दोस्तों जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना अमलगमेशन भी कहलाता है। ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा है कि अमलगमेशन किसे कहते हैं, तो जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना अमलगमेशन। तो इसकी परिभाषा देख लो, जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना अमलगमेशन कहलाता है। ठीक दोस्तों, तो ये भी क्लियर कर लो कि अमलगमेशन किसे कहते हैं, जस्ते की छड़ पर पारे की परत छड़ाना ही अमलगमेशन कहलाता है। तो यह आपका स्थानीय क्रिया दोष क्रिया में ये दोष थे, तो इसका निवारण कारण सभी चीज़ें क्लियर हो चुकी है। जस्ता किसका मिश्रण होता है, नो लोड पर लागू होता है और किस कारण होता है। ठीक है, अब बात करें दूराच्छादन दोष की, तो दूराच्छादन दोष में किस कारण होता है, यानी कुल मिला के दोष किस कारण होगा, दूराच्छादन दोष किस कारण होगा। तो आपका दूराच्छादन दोष होता है दोस्तों, तो ये क्या होगी, ये आपका लोड पर लागू होता है। पहली बात तो लोड पर लागू हो रहा है। दूसरा क्या है आपका, यानी इसका कॉपर, यानी एनोड का सिरा किसका बना होता है, एनोड कॉपर का बना होता है, एनोड कॉपर का। ये चीजें इधर कर लो जिससे आपको दिख रहे हैं, एनोड कॉपर का बना होता है। दिखाई दे रहा है दोस्तों यहाँ तक, एनोड कॉपर का बना होता है। अब कॉपर का तो बना होता है, लेकिन इसमें क्या होता है,
हाइड्रोक्साइड की परत छिड़ जाती है, और हाइड्रोक्साइड की परत छिड़ जाती है तो उससे क्या होता है, एक बार मैं लिख दूँ ये, हाइड्रोक्साइड की परतें छिड़ जाती है। यानी कुल मिला के प्रकृति के कारण, हाइड्रोक्साइड के कारण, यानी आपके तार होते हैं या आपके बैटरी के ऊपर वाले कवर मान लो, यानी जो क्या आते हैं इनपुट आउटपुट लेने के लिए, तो उन पर क्या होता है, वातावरण के प्रभाव के कारण उन पर एक नीला नीला सा परत छिड़ जाती है, उसी कारण आपका दूरसंचार दोष होता है। तो कुल मिलाकर किसका, हाइड्रोक्साइड की परत के कारण आपका जो किसका बना होता है, कॉपर का बना होता है, यानी इसके जो कॉपर के सिरे बने होते हैं उन पर ये छिड़ जाती है, जिससे कनेक्शन अच्छे से नहीं हो जाती है, जिससे आपको आउटपुट में लेने में दिक्कत आती है, यानी ये परिपथ पूर्ण नहीं करता है, यानी संपर्क अच्छे से नहीं कर पाता है। तो ये होता है, तो अंत में क्या हो जाती है, इसमें कनेक्शन समाप्त हो जाती है, यानी अंत में कनेक्शन समाप्त हो जाती है, अंत में कनेक्शन समाप्त हो जाते हैं। समाप्त क्या है, यानी अगर परिपथ पूर्ण है वही होगा, क्योंकि उसके ऊपर परत जाएगी, परत लग जाएगी तो आपका वो उस पर आउटपुट नहीं ले पाएगा, इस कारण इसका अंत में कनेक्शन समाप्त हो जाता है। अब बात करें ये किस कारण है, यानी किस प्रकार हो रहा है, कारण इसका कि भार धारा पर कारण, भार धारा पर, यानी आपका दोहरा क्षोधन दोष किस प्रकार होता है, यानी ये भार धारा पर हाइड्रोजन का निर्माण करता है, भार धारा पर हाइड्रोजन का निर्माण करता है, हाइड्रोजन का निर्माण करता है, इसी कारण ये दोष होता है। बात करें इसके निवारण की, तो इसका निवारण क्या होता है दोस्तों, तो इस पर क्या होता है, MnO2 यानी मैग्नेटाइज ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है। तो निवारण इसका, निवारण MnO2 यानी मैग्नेटाइज ऑक्साइड, ठीक है। तो ये आपकी मैग्नीज डाई, हाँ सो तो मैग्नेटाइज ऑक्साइड है, मैग्नीज डाई ऑक्साइड की परत चढ़ाई जाती है, जिसके कारण ये दोष दूर हो जाता है। तो आपके सेलों के दो दोष है जैसा दोस्तों, ये दोष निवारण कारण और किस नोड पे या लोड पर लागू होते हैं, ये दोनों सेल आपके क्लियर हो चुके हैं। तो लगभग आपका प्राइमरी सेल कंप्लीट हो चुका है। अब आगे बात करेंगे आपके सेकेंडरी सेल की, जो नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। इसके अलावा इसमें जो न्यूमेरिकल आते हैं वो भी आपके क्लियर कराएंगे नेक्स्ट क्लास में। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही।